Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 29th of January 2025. तो गाइज आज है तारीख 29 जनवरी 2025 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। लेकिन थंबनेल वाले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, यहाँ पर उसको सुनिएगा। इस वीडियो में हम अपने द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर करते हैं। बट आज के सेशन में द हिंदू के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जहाँ पर एक डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं एग्जाम में, उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। वो सब यहाँ पे आज के इस लेक्चर में हम करेंगे। पहले देख लेते हैं आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। गूगल अपना सबसे बड़ा कैंपस तैयार कर रहा है हैदराबाद में। वैसे जो सबसे बड़ा कैंपस और मेन हेडक्वार्टर है वो यूएसए में है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन यूएसए के बाहर सबसे बड़ा कैंपस फिर उसके बाद हैदराबाद में तैयार हो रहा है। 2026 तक रेडी हो जाएगा। हम समझेंगे एमएनसीज का जो ग्रोथ है पिछले कुछ समय पर इंडिया में कैसे हुआ है, एमएनसीज के ग्रोथ में क्या क्या चैलेंजेस आए हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा शानदार टॉपिक ये होने वाला है। फिर उसके बाद आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 8 हो, चाहे पेज नंबर 9 हो, या चाहे पेज नंबर 10 हो, या फिर पेज नंबर 11 हो, ये चारों के चारों पेजेस हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहला आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, तीसरा ये इंपॉर्टेंट है, चौथा ये इंपॉर्टेंट है, पांचवा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें चौथा पांचवा हटा देना, क्योंकि चौथे आर्टिकल में दोस्तों बात हो रही है गिलियन बेयर सिंड्रोम के बारे में। कल हमने जीबीएस के बारे में पढ़ा था, याद है ना आपको? तो बेसिकली कल मैंने थंबनेल भी लगाया था। इस आर्टिकल को हटा सकते हैं, इसको स्किप कर दीजिएगा। दूसरा यहाँ पे बात करता है टंगस्टन माइनिंग पॉलिटिक्स को लेकर। सेंट्रल गवर्नमेंट और तमिलनाडु की सरकार के बीच में कुछ आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। तो ये दोनों आर्टिकल पे टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। बचता है हमारा ये और ये वाला आर्टिकल। यहाँ पे राइटर बात करते हैं यूएस के इमिग्रेशन पॉलिसी के बारे में। जैसा आपको पता है, यहाँ पर रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं। H1B वीज़ा में चेंजेस करने की बात हो रही है, वीज़ा पे रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात हो रही है। तो यह राइटर ने बताया है कि H1B वीज़ा पे रोक लगाना ये यूएसए समझता है अगर यूएसए के लिए फ़ायदेमंद होगा, तो यूएसए गलत है। इसमें यूएसए को बहुत सारे नुकसान होने वाले हैं। वो नुकसान क्या होंगे, प्लस इसमें इंडिया को क्या सीखना चाहिए, वो राइटर ने एक्सप्लेन किया है। ठीक है। सेकेंड एडिटोरियल बात करता है चाइल्ड मैरिज लॉज के बारे में, क्योंकि आपको पता है आज चाइल्ड मैरिज को लेकर क्या कॉन्सेप्ट है। स्पेशली यहाँ पर अगर हम लीगल मैरिज एज देखें तो गर्ल की जो यहाँ पर लीगल एज है वो यहाँ पर 18 होनी चाहिए और बॉय की यहाँ पर लीगल एज 21 होनी चाहिए। इससे कम यहाँ पर लड़की की उम्र या इससे कम यहाँ पे लड़के की उम्र होती है तो बेसिकली यहाँ पर अगर इस कम उम्र में शादी करवाओगे तो वो बाल विवाह यानी चाइल्ड मैरिज कहलाएगा। ठीक है। तो चाइल्ड मैरिज में स्पेशली एनलमेंट का एक प्रोविज़न है, शादी को रद्द करने का एक प्रोविज़न है। तो उसमें क्या समस्याएं हैं, इसमें यहाँ पर गर्ल को ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं और गर्ल काफ़ी सारी डिसएडवांटेज को फेस कर रही है, वो राइटर का कहना है। फिर रिसेंट समय पर आपको पता होगा एक बिल प्रपोज किया गया था जिसमें मेन मांग ये थी कि लड़की की उम्र भी जो लीगल एज है वो 18 से बढ़ाकर 21 कर देनी चाहिए। तो 21 और 21 ये दोनों बराबर हो जाएगी। अगर इस 21 और 21 साल का लड़का है और 21 साल की लड़की है तो फिर यहाँ पर शादी कह सकते हैं कि चाइल्ड मैरिज की कैटेगरी में नहीं होगी। तो 21 एज लड़की की करने की बात की गई थी रिसेंट बिल्स के अंदर में, बट राइटर का कहना यह है कि इसको 21 मत करो, इसके कोई ज़्यादा फायदे नहीं होंगे। इससे अच्छा कुछ ऑल्टरनेटिव स्टेप्स उठा सकते हैं। वो ऑल्टरनेटिव स्टेप्स यहाँ पे राइटर ने बताए हैं, वो समझेंगे। काफ़ी रेलिवेंट टॉपिक है। देन उसके बाद यहाँ पे बजट पाइपलाइन के बारे में डिस्कशन हुआ है। भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है जिसको लीड कर रहे हैं एस जयशंकर साहब, करंट समय पर इस मंत्रालय को बजट को लेकर कितने इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। उनके पास में बजट का एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से वो बड़े डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्या है कहना। फिर उसके बाद दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत कर देना, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। बात हो रही है डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में।
ठीक है। जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं वो क्या है और स्पेशली आज समय पर क्या प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं वो यहाँ पे आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। फिर अभी बजट आ रहा है, 1 फरवरी को बजट आ जाएगा, तो आपको पता है उसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट्स, ये क्या होते हैं वो सब मैं यहाँ पर जब बजट आता है तब भी एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखोगे इस चैनल का जो बजट के वीडियोज़ हैं पिछले 2 साल से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ट्विटर पर भी रिकमेंड किए हैं क्योंकि उस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। इस बार भी एक्सप्लेन किया जाएगा, सो डोंट वरी, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर जैसे हम डिस्कस करने वाले हैं आज, पहला आर्टिकल ये होगा, दूसरा यहाँ पे होगा पॉलिसी एम्बिशंस को लेकर, तीसरा होगा चाइल्ड मैरिज लॉस को लेकर, गुलियन बेयर सिंड्रोम डिस्कस कर ही चुके हैं, डिनोटिफाइड ट्राइब्स कवर करेंगे, चाइना ने यहाँ पर एक नया अपना एआई लॉन्च कर दिया है डीप सीक, इससे हड़कंप मच चुका है यहाँ पर यूएसए के अंदर। कल स्टॉक मार्केट यहाँ पे डाउन हो चुका था, तो जैसे चैट जीपीटी वगैरह है ना, वैसे यहाँ पर डीप सीक है, बड़ी मदद कर सकता है यहाँ पर लोगों की कंटेंट क्रिएशन में। देन उसके बाद में इसरो अपना एक हिस्टोरिक 100 लॉन्च कर चुका है श्रीहरिकोटा से, सुबह यहाँ पे 6:30 बजे ये लॉन्च किया गया है, तो उसको लेकर यहाँ पर ये आर्टिकल है, ठीक है। तो ये सेशन होगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। तो दोस्तों यहाँ पर ये टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है ज़रा देखिएगा, इसके इंपॉर्टेंट नोट्स मैं यहाँ पर क्रिएट करके आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। सुनिएगा, जैसे इतनी तो खबर आपको पता चली चुकी है, गूगल का सबसे बड़ा कैंपस तैयार हो रहा है अमेरिका के बाहर, हैदराबाद के अंदर। मतलब यूएसए में तो है इसका हेडक्वार्टर, उसके बाद जो है हैदराबाद में इसका सबसे बड़ा हेडक्वार्टर बनेगा। ये न्यूज़ आर्टिकल देखे होंगे। 18,000 एम्प्लॉयज़ दोस्तों यहाँ पर इसमें एक साथ वर्क कर सकते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना ह्यूमंगस इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, ठीक। अब इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है भारत का जो इंपॉर्टेंस है टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम के अंदर में वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। दूसरी बात ये पता चलती है हैदराबाद में बन रहा है, क्योंकि हैदराबाद ऑलरेडी यहाँ पर ग्लोबल आईटी हब बन चुका है। मतलब बन क्या चुका है, धीरे धीरे उसमें आ रहा है, क्योंकि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से वहाँ पे डेवलप किया गया है। ऑलरेडी बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो वहाँ पे वर्क कर रही हैं। तो गूगल का भी डिसीजन यही था कि इंडिया के अंदर जो स्किल्ड वर्कफोर्स है स्पेशली यहाँ पर, क्यों ना उसका भी एक उपयोग किया जाए। तो करंट समय पर गूगल का ये डिसीजन है और यह हेडक्वार्टर या कैंपस जो है वो तैयार हो रहा है, 2026 तक तैयार होगा। इससे क्या होने वाला है, इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। सर इकोनॉमी को कैसे बूस्ट मिलेगा? सिंपल सी बात है, आप 3 मिलियन स्क्वायर फुट की फैसिलिटी के अंदर में कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं। 7.3 एकड़ का साइट दोस्तों यहाँ पे पूरी तरह से डेवलप किया जाएगा। 7.3 एकड़ एक कह सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड हो गया, इसका उपयोग किया जाएगा। बड़ा कंस्ट्रक्शन तैयार होगा, तो काफ़ी सारे हज़ारों लोगों की ज़रूरत होगी इस कंस्ट्रक्शन को तैयार करने के लिए, तो उनको नौकरी मिलेगी। फिर उसके बाद में जब ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, कैंपस तैयार हो जाएंगे, हज़ारों लोगों को नौकरियां देनी होंगी, ठीक है। तो इससे जॉब्स जनरेट होंगी, ठीक है। चाहे वो प्री कंस्ट्रक्शन हो या पोस्ट कंस्ट्रक्शन हो, दोनों ही केसेस में यहाँ पे दोस्तों एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने वाला है। और जो भी पैसा जनरेट होगा वो हमारी लोकल और नेशनल जीडीपी के अंदर में, हमारी इकोनॉमी के अंदर में कंट्रीब्यूट करेगा। सिंपल सी बात है। इससे दूसरे इंडस्ट्रीज को भी यहाँ पे फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो इसका टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है? नए नए इनोवेशन, नए नए आविष्कार यहाँ पे हम प्रोमोट कर रहे होंगे, है ना। इंडिया की जो कैपेसिटी है टेक्नोलॉजिकल सेक्टर के अंदर में, रिसर्च डेवलपमेंट में, वो यहाँ पर तेजी से बढ़ रही होगी, ठीक। दूसरा पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि हैदराबाद यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो एज एन इमर्जिंग आईटी हब के तौर पर देखा जाता है। यानी करंट समय पर तेजी से ग्रो होता हुआ आईटी हब, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज के कैंपस प्रेजेंट हैं। जैसे चाहे इसमें अमेजन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, फेसबुक हो, ये सब के कंपनीज के कैंपस प्रेजेंट आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में बात आती है गोचिबौली की, तो एक मेजर आईटी कॉरिडोर है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? हैदराबाद के अंदर में। एक अच्छी कनेक्टिविटी है यहाँ पे, बहुत शानदार तरीके से अर्बन प्लानिंग की गई है, ठीक है। फिर स्किल्ड वर्कफोर्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हैदराबाद के अंदर में जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर में काम किया गया। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे, चाहे आपका इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हो या आईआईटी हैदराबाद हो, तो ऑलरेडी बहुत सारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं वहाँ से पास आउट हुए यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, आईटी हब ऑलरेडी है, तो इस वजह से यहाँ पर हर चीज़ सपोर्टिव वे में है और हर चीज़ कोऑर्डिनेट वे में है, जिस वजह से आज यहाँ पर वो एज अ एमर्जिंग आईटी हब कहला रहा है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट के भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर तेलंगाना की सरकार के कुछ इनिशिएटिव्स आपको देखने को मिले, क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशिएटिव में देखोगे तो टीएस आई पास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम है जहाँ पे बिजनेस करना आसान है। फिर उसके बाद तेलंगाना की सरकार ने एक फोकस किया है आईटी पार्क्स के ऊपर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में, डेवलपमेंट के ऊपर में, स्टेबल पावर और वाटर सप्लाई के ऊपर में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यहाँ पर फोकस किया जा रहा है।
इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती रहे, वाटर की प्रॉपर सप्लाई होती रहे, इस पर एक स्पेशल फोकस किया गया है। तो ये सारे कदम उठाए गए हैं जिसकी वजह से आज इसका रिजल्ट मिल रहा है। देन उसके बाद में अब इंडिया के लिए इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, भारत को यहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, ज़रा सुनते हैं। इससे दोस्तों यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाएगा। सिंपल सी बात है, आज यहाँ पे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज एंटर कर चुके हैं। भविष्य में और भी बहुत सारी कंपनीज आएंगी। जब भविष्य में और कंपनीज आएंगी तो इससे जो एफडीआई है वो इनफ्लो बढ़ेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सिंपल सी बात है, वो बढ़ेगा। वैल्यू जॉब्स यहाँ पर क्रिएट होंगी आईटी सेक्टर में, एलिट सेक्टर इसके अंदर में। तो इन सेक्टर का डेवलपमेंट होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भारत के अंदर में स्किल्स है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसके बीच का गैप यहाँ पे भर पाएंगे। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, अर्बन डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना। गूगल के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे और भी कंपनीज अभी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। इससे क्या होगा, दूसरे जो शहर हैं वो भी इससे इंस्पायर होंगे, क्योंकि वो भी चेक करेंगे कि आखिरकार हैदराबाद ने किया कैसा। क्योंकि इससे ऐसा तो नहीं है केवल देश की जीडीपी डेवलप होगी, उस एरिया की, उस पर्टिकुलर एरिया की जो इकॉनमी है वो भी डेवलप होगी। तो बेसिकली होगा क्या, दूसरे जो शहर हैं वो भी अपने आप को एंकरेज करेंगे, वो भी हैदराबाद के ऐसे ही स्टेप्स को फॉलो करना शुरू करेंगे, इस सक्सेस मॉडल को अपनाना शुरू करेंगे, ताकि वहाँ पर भी कंपनीज आएँ। इससे क्या होगा, ऑल ओवर द इंडिया की ग्रोथ यहाँ पर जनरेट होती हुई नजर आएगी। समझ रहे हैं। फिर बात आती है ग्लोबल रिकॉग्निशन की। इंडिया को आज हम एज अ की प्लेयर के तौर पर देखना चाहते हैं ग्लोबल टेक इकॉनमी के, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है 2025-26 तक $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन पाना। और ये इकॉनमी तक जा पाना इतना आसान काम नहीं होगा, इसके लिए हमें बहुत सारे हार्ड स्टेप्स लेने होंगे। तो यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं हैदराबाद के इस पर्टिकुलर मॉडल से। ठीक है, इससे क्या होगा, इंडिया का जो आईटी वर्कफोर्स है, ऑब्वियसली बात है वो बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से हमको मिल पाएंगी। इंडिया को हम यहाँ पर एज अ डेस्टिनेशन के तौर पर एस्टेब्लिश कर सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। नए नए स्टार्टअप्स को यहाँ पर सपोर्ट किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे कदम हैं दोस्तों जो उठाए जा सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट। नाउ अब ये करना जितना आसान लग रहा है बोलने में, उतना आसान है नहीं। रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पर यह है कि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियाँ देखने को मिल सकती हैं, बहुत सारी चिंताएं इसके अंदर आपको नजर आएंगी। अच्छा, इसमें क्या चैलेंजेस आएंगे? सबसे पहला चैलेंज हमारे सामने आएगा अर्बन कंजेशन का, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे हैदराबाद अगर अकेला डेवलप होगा, दूसरे स्टेट्स डेवलप नहीं होंगे या दूसरे शहर डेवलप नहीं होंगे, वैसे बहुत सारे शहर डेवलप हो रहे हैं, आपने देखा है। तो जहाँ जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे माइग्रेशन बढ़ रहा है। दिस इज़ द इशू। लोग वहीं पर जाएंगे काम करने के लिए। अब जब लोग वहाँ पे जाएंगे तो उस एरिया में क्राउड ज़्यादा हो जाएगा। तो उस एरिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मान लो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है कि वो 1 लाख लोगों को सपोर्ट कर सकता है। अब वहाँ पे माइग्रेशन की वजह से 2 लाख या 5 लाख लोग हो चुके हैं, तो उस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में एक स्ट्रेस पड़ेगा। रियल इस्टेट के जो प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगे। जो लोकल रेसिडेंट्स है दोस्तों, उनके लिए चीज़ों को अफोर्ड कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो पहला चैलेंज ये है, इसलिए यहाँ पर कर पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है आज के समय पर। फिर बात आती है एनवायरमेंटल कंसर्न की। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आपको डेवलपमेंट करने के लिए बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल, चाहे आप देखो कि गूगल का एक बड़ा कैंपस तैयार हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो कंस्ट्रक्शन होगा, इससे यहाँ पे बहुत सारा एयर वाटर पोल्यूशन होगा, और एयर वाटर पोल्यूशन को लेकर पहले ही इंडिया बड़ी समस्याओं को फेस कर रहा है। तो हमें ज़रूरत होगी हम सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस को अपनाएं, या ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाएं जो इको फ्रेंडली हो, जिसका एनवायरमेंट पे कोई नुकसान ना हो। समझ रहे हैं। फिर हम लोग इतनी देर से आईटी सेक्टर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आईटी सेक्टर के ऊपर में भी ओवर डिपेंडेंट हो जाना, अपनी निर्भरता को पूरी तरीके से इसके ऊपर में लगा देना दोस्तों, ये भी सही नहीं होगा। क्योंकि मान लो अगर कहीं पर भी इकोनॉमिक स्लोडाउन का रिस्क आया, आईटी सेक्टर चैलेंजेस को फेस करने लगे, तो उस एरिया की इकॉनमी पूरी तरह से डाउन जाएगी। दुनिया रिसेशन में होगी तो यहाँ पर वो एरियाज भी पूरी तरह से रिसेशन में होंगे। तो हमें थोड़ा सा आईटी सेक्टर के साथ साथ अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी डाइवर्सिफाई करना होगा, उसको भी ग्रो करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि, ऐसा नहीं होना चाहिए स्पेशली कि एक ही पर्टिकुलर सेक्टर पे हम डिपेंडेंट हो जाएं। समझ रहे हैं। फिर लास्ट में आता है कुछ इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में सबसे पहली चीज़ बैलेंस्ड अर्बन प्लानिंग की ज़रूरत है। हम क्या कर सकते हैं, सैटेलाइट टाउन बना सकते हैं, क्योंकि चैलेंजेस हैं इस मामले में, तो उन चैलेंजेस को निपटाओ भाई, निपटा सकते हैं, सैटेलाइट टाउन बना दो। क्योंकि हमने देखा सबसे पहला चैलेंज है अर्बन कंजेशन, लोगों की भीड़ वहाँ पर जमा हो जाएगी, जिससे तकलीफ होगी, स्पेशली लोकल रेसिडेंट्स को, महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे अच्छा है सैटेलाइट टाउन बना दो। मान लो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सिटी है जहाँ पे सारे कैंपस प्रेजेंट हैं, तो इसके आसपास छोटे छोटे टाउन्स हम बना सकते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे टाउन्स को यहाँ पे अच्छी तरीके से कनेक्ट कर दो इस बड़े से शहर के साथ में, जिससे क्या होगा, एक जगह पे, इस जगह पे जो भीड़ होनी थी वो भीड़ अब फैल गई, जगह जगह पे पहुँच गई है। ये सबसे ज़्यादा फायदा रहेगा। इसी को बोलते हैं सैटेलाइट टाउन बनाना।
जैसे आप देख पाते हैं अंतरिक्ष के अंदर में हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट क्या करते हैं, हमारे प्लैनेट को ऑर्बिट करते हैं। वैसे ही जो ये छोटे छोटे टाउन्स हैं वो हमारे बड़े शहर के आसपास रहेंगे, तो भीड़ डाइवर्सिफाई हो जाएगी, इको फ्रेंडली स्टेप उठा पाएंगे। हमें यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं वहाँ पे एनवायरमेंट का ध्यान देना होगा, कुछ नई और पॉलिसीज लेकर आ सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ध्यान रखना होगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस पे ध्यान रखना होगा। आज बाहर से कोई व्यक्ति बिजनेस करने आता है, अगर वो मान लो डॉक्यूमेंट्स में ही फंस गया, पूरी तरह से परेशान हो गया है, वो व्यक्ति वहीं पर अपना जो ये डिसीजन लेकर आया था ना, वो वहीं पे त्याग देगा, कहेगा मुझे नहीं करना यार, इतने सारे पेपर वर्क, इतना सारा यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन क्लियरेंस, मैं कहाँ कहाँ भागूंगा। तो आपको ये चीज़ें आसान करनी होगी, इसी को बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ताकि वो इंसान आए उसको ज़्यादा तकलीफ ना हो, आराम से बिजनेस कर सके, क्योंकि उससे दोस्तों ऑटोमेटिकली हमको भी फायदा होगा। और इसके लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, इंसेंटिव्स वगैरह यहाँ पे हम प्रोवाइड करवा सकते हैं कंपनीज को, ताकि कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज वाला इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में है भी नहीं। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग या जो सिविक फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करवानी होगी, ताकि जैसे जैसे जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उन व्यक्तियों को हम यहाँ पे फ़ायदा प्रोवाइड करवा सकें। वर्कफोर्स डेवलपमेंट के ऊपर काम करना होगा, इसके लिए हम यहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम्स चला सकते हैं, स्किल्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, भाई ये आने वाले समय का फ्यूचर फील्ड्स हैं जिसमें जॉब्स बहुत सारी आने वाली हैं। तो हमें उस तरीके की स्किल्स लोगों को प्रोवाइड करवानी होगी, ताकि फ्यूचर में जो जॉब्स हों उसको ग्रैब कर सके लोग, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकें। आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है। तो याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले समय पर इसको लेकर क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे दोस्तों, आज आपके सामने ये मेंस का क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर में एफडीआई का टॉपिक है, इंटरनेशनल पार्टनरशिप का टॉपिक है, वहाँ से लिंक कर सकते हैं। जीएस पेपर नंबर 3 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने की बात हो रही है। ऐसे पेपर में भी आप इस टॉपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो ऐसे में टॉपिक आ जाएगा, कोई थीम दे दिया जाएगा, इंडिया एज अ ग्लोबल इनोवेशन हब, बैलेंसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वो सब जगह पे आप आराम से इस टॉपिक का इस्तेमाल कर पाएंगे। देख रहे हैं, एक ही टॉपिक आपको किस तरीके से मेंस में हर एक पेपर में हेल्प करेगा। बाकी चाहो तो प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करने के लिए मेंस का क्वेश्चन आपके सामने है, कैसे अटेम्प्ट करना है अभी बता दूंगा। ये देखिए, 250 शब्दों में 15 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन यह है, हाउ कैन लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक गूगल कंट्रीब्यूट टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्कस द चैलेंजेस इन सस्टेनिंग सच ग्रोथ। कहने का मतलब क्या है, सुनते हैं। कैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो दुनिया भर में अलग अलग कैंपस एस्टेब्लिश कर चुकी हैं, इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को किस तरीके से आगे बढ़ा सकता है, इसमें क्या चैलेंजेस हैं, ज़रा इसको समझाइए। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 शब्दों में लिखिएगा। लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे, बहुत सारे फायदे होंगे, आपको भी, सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर पीडीएफ को देखा, इस पीडीएफ में आपके एडिटोरियल डिस्कशन को पूरी तरह से मेंशन कर रखा है, आज के न्यूज़पेपर के रेलिवेंट टॉपिक्स को मेंशन कर रखा है। देखिए, आर्टिकल लगा रहा है, आर्टिकल के साथ साथ इस आर्टिकल से क्या क्या इन्फॉर्मेशन, कैसे नोट्स क्रिएट करना है वो बताया गया है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से अगर मेंस का क्वेश्चन बनेगा तो वो किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होगा ये यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ठीक है, कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, उसका एक आपको सोल्यूशन दिया गया है। फिर इसी सेम पीडीएफ के अंदर में ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, जीएस पेपर नंबर 2, 3 ऐसे पेपर में कैसे हेल्प कर सकता है वो यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ठीक है, फिर ये वाला टॉपिक अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, आईटी हब वाला, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे इसी तरीके से सभी एडिटोरियल या सभी आर्टिकल्स इस तरीके से मिल जाते हैं, और हर एक के प्रति एक इनफ मात्रा में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई गई है। इस पीडीएफ का आप भरपूर मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में इस ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जाता है। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं।
सर ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8348733368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। चेक कर लेना मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, सेटिस्फाई हो जाओ तो जाके इन्वेस्टमेंट कर लेना, ना हो तो यहाँ पर 2-4 दिन और वीडियोज़ देखिए, पता चल जाएगा इनका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, चलिए फिर ये टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया, चलते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। नेक्स्ट एडिटोरियल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बात हो रही है यूएस इमिग्रेशन ब्लॉक्स एज अ सेल्फ डिफीटिंग पाथ। जो अरिंदन गोस्वामी साहब हैं, इन्होंने इस एडिटोरियल को लिखा है, आर्टिकल लगा हुआ है, चाहो तो पढ़ लेना, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको नोट्स बना के चलने हैं। न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना देखो कितना आसान यहाँ पे आपके लिए कर दिया गया है, क्योंकि बना बनाया सब कुछ कंटेंट मिल गया है। तो दोस्तों ये आर्टिकल क्या बोलता है, आइए थोड़ा समझते हैं डिटेल से। ये आर्टिकल एग्जामिन करता है कि यूएस के थ्रू आज के समय पर जो कुछ नई नई पॉलिसीज़ लेकर आई जा रही हैं वो ज़्यादा सही नहीं है। देखो हुआ क्या एक्चुअली में, मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका बहुत सारे प्रकार के वीज़ा देता है। वीज़ा क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर एक देश के अंदर में जाने के लिए आपको उसकी परमिशन चाहिए होती है, इसलिए यहाँ पर उस देश का वीज़ा लेना पड़ता है। तो मान लो आप जा रहे हैं यूएसए, तो आपको यूएसए का वीज़ा लेना पड़ेगा, अपने देश का पासपोर्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों वीज़ा में एक प्रकार का होता है H1B वीज़ा। कई बार मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछले कुछ समय पर। H1B वीज़ा स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, याद रखिए इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, हर कोई व्यक्ति यहाँ पर ये वीज़ा नहीं ले सकता। यूएसए क्या करता है, साल में कुछ 60-65 या 85 हज़ार के आसपास H1B वीज़ा को इशू करता है, हर साल इतने वीज़ा देता है। लेकिन किन के लिए, जो बेसिकली यहाँ पर ग्रेजुएटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, है ना, अच्छी एजुकेशन है उनके पास में, एक्सपीरियंस है, तो उनको H1B वीज़ा दिया जाता है। और ये देता कौन है, अमेरिका से दोस्तों एक कंपनी होती है, यूएसए की कंपनी होती है, जिस कंपनी को वर्कर की ज़रूरत है। तो आप सोचोगे वर्कर अमेरिका में कम पड़ गए क्या कि बाहर से वर्कर मंगा रहे हैं? देखो अमेरिका में कम नहीं पड़ गए, अमेरिका में तो और ओल्ड वर्कर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड वर्कर है जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो आप सोचोगे तो ये कंपनियां इंडिया से क्यों, चाइना से क्यों यहाँ पर ये H1B वीज़ा के तहत भी वर्कर्स को बुला रही हैं? रीज़न यहाँ पर यह है कि यूएसए के जो नेटिव वर्कर्स हैं ये बहुत एक्सपेंसिव सैलरी को मांगते हैं, इनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब डिमांड होती है। तो कंपनी सोचती है कि भाई इतनी सैलरी देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, सैलरी देना फिर उसके बाद में यहाँ पे इतना प्रोडक्टिविटी ना निकाल पाना, ये सब प्रॉब्लम्स है। तो वो सोचते हैं सबसे आसान काम यह है H1B वीज़ा, ये वर्किंग वीज़ा दे दिया जाए, किसको, बाहर के कंट्रीज़ के लोगों को। जैसे इंडियंस को सबसे ज़्यादा H1B वीज़ा दिया जाता है, तो भारत के यहाँ पे कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स इस H1B वीज़ा के तहत अमेरिका चले जाते हैं। और इंडियंस के अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ और कंट्रीज जैसे चाइना के बहुत सारे लोग H1B वीज़ा पे चले जाते हैं। तो जब वो चले जाते हैं तो उनको सैलरीज तो मिलती हैं ठीक ठाक, लेकिन जितना वो डिमांड करते हैं यूएसए के वर्कर्स, उससे कम सैलरी देती हैं ये कंपनियां। तो इनको लगता है कि यहाँ पर चीप कॉस्ट में लेबर मिल गई इनको, और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा के इनका आउटपुट ज़्यादा निकलवा लेंगे। तो ये कंपनियां सोचकर क्या करती हैं, H1B वीज़ा देती हैं। तो हर साल जैसे मैंने आपको बताया 60-65 हज़ार वीज़ाज दिए जाते हैं, फिर इसमें कोई एडवांस कैटेगरी होती है उसमें भी 15 हज़ार वीज़ा दिए जाते हैं, तो ऐसे वीज़ा दिए जाते हैं। लेकिन यूएसए अब ये सोच रहा है, इससे कंपनियां जो हैं वो अमेरिका के वर्कर्स को अब ज़्यादा इग्नोर करने लगी हैं। अब क्या हो रहा है, अमेरिकन कंपनीज यूएसए के लोगों को ज़्यादा अपॉइंट नहीं कर रही हैं, ज़्यादा नौकरियां नहीं दे रही हैं, अब वो H1B वीज़ा के आधार पे ही बाहर से वर्कर्स को ज़्यादातर बुला रही हैं। इससे क्या हो रहा है, यूएसए के नेटिव वर्कर्स में प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों इस वजह से यूएसए चाहता है या ट्रंप चाहते हैं कि इस H1B वीज़ा में रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, इस पर रोक लगाई जाए। लेकिन जैसे यहाँ पर रोक लगाई गई, इससे बहुत सारा नुकसान होगा अमेरिकन कंपनीज़ को। ये राइटर कहते हैं कि अगर आप सोच रहे हैं इससे फ़ायदा होगा, इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है नहीं। जबकि इंडिया को बहुत सारा फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडिया आज टैलेंट एक्सपोर्टर के तौर पर देखा जाता है। आप इमेजिन करिए, भारत में बहुत सारा टैलेंट है लेकिन उनको अवसर नहीं मिल पाता काम करने के लिए, इसलिए बड़े बड़े लोग आज आप देखेंगे यूएसए के अंदर में बड़ी बड़ी कंपनीज एस्टेब्लिश करके बैठे हैं, या उन कंपनीज के अंदर में CEO हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी अपने देश में नहीं मिली। इसलिए यहां पर मेंशन किया जाता है कि इंडिया एज अ टैलेंट एक्सपोर्टर के तौर पर देखा जाता है, जो टैलेंट बार बार एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें फोकस करना होगा टैलेंट इंपोर्ट के ऊपर में। जो लोग गए हैं उनको वापस से बुलाना होगा, और जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, अब बेसिकली बाहर भी रिस्ट्रिक्शन लग रही है, तो इंडिया के पास में एक और मौका है। अब इस मौके को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास में मौका यह है कि हम बाहर से लोगों को जो गए हैं वो वापस बुला सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा वो राइटर ने आगे बताया है। ठीक है, सबसे पहले अब H1B वीज़ा के ऊपर में अगर यूएसए रिस्ट्रिक्शन लगा देता है तो सर इसका इकोनॉमिकल इंपैक्ट क्या पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया यूएसए के अंदर में इंपैक्ट पड़ेगा, बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा।
भले ही आप सोच रहे हो कि अमेरिका के वर्कर्स को जॉब मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो सोचो कि वो जो कंपनियां हैं वो हायर नहीं करना चाहती हैं ज़्यादा महंगे लोगों को, इसलिए वो कंपनी बाहर जाके एस्टेब्लिश हो रही है, बाहर से हायरिंग करना शुरू कर रही है। उन कंपनीज ने अलग अलग कैंपस खोल दिए हैं अलग अलग जगह पे, और उन्हीं कंट्रीज़ के लोगों को यहाँ पर फिर वो वर्क करवा रही हैं। तो ऐसा हमने यहाँ पर ये देखा। तो कंपनीज कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता ढूंढ रही हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा सैलरीज नहीं देनी। उनका मेन पर्पज़ यही है। अगर आप देखोगे H1B वीज़ा के आधार पे सबसे ज़्यादा सोर्स इंडिया से लोग जा रहे हैं, चाइना से जा रहे हैं, कनाडा, कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क, मतलब ये टॉप डेस्टिनेशन स्टेट्स हैं जहाँ पे जा रहे हैं। कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा जा कहाँ से रहे हैं? भारत, चाइना, कनाडा से जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर कंपनीज कौन सी हैं? गूगल, अमेजन, TCS, यही कंपनी सबसे ज़्यादा बुला रही हैं। तो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव क्या है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं यूएसए के अंदर में, जो अलग अलग नीतियां बना रहे हैं अमेरिका में, वो रिस्ट्रिक्शन तो लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सोचना फिर भी सही है कि वो अपने डोमेस्टिक वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने देश के वर्कर्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये नहीं सोच रहे कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा क्या। क्योंकि H1B वर्कर्स को अगर आप देखोगे तो इनकी कैटेगरी आज यूएसए में बहुत ज़्यादा है, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है। बस खाली अपने देश में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो वो गए सर्व करने के लिए, क्योंकि यूएसए ने वो मौका दिया। कई सेक्शंस में अगर आप देखोगे इनको भी अच्छी खासी जो वेजेस है वो यहाँ पर मिली हैं। तो दोस्तों इसमें क्रिटिकल पर्सपेक्टिव क्या है? राइटर बोलते हैं पहली चीज़ यही है कि जो हाई स्किल्ड इमिग्रेशन है, इससे उन देशों के इकोनॉमी को बेनिफिट्स मिल रहा था। अब H1B वीज़ा के ऊपर में रोक लगा दोगे तो दोस्तों यहाँ पर वो जो चीपर टैलेंट आपके देश में काम कर रहा था ना, सस्ते टैलेंट काम कर रहा था, आप उसको पैसा कम दे रहे थे, उसके टैलेंट का भरपूर उपयोग कर रहे थे, अब नहीं कर पाएंगे। अब यूएस के प्रोफेशनल्स को इस्तेमाल कीजिए, वो एक्सपेंसिव भी हैं, और फिर उसके बाद में आपको पता चलेगा कि क्या इशू आ रहा है जब कंपनीज निकल कर भागना शुरू करेंगी। ये राइटर का कहना है। दूसरा यहाँ पर है रोल ऑफ इमिग्रेंट्स इन इनोवेशन एंड पेटेंट ग्रोथ। अमेरिका को एक और बहुत बड़ा फायदा हुआ है दोस्तों, जो ये वर्कर्स हैं, चाहे वो साइंस, टेक्नोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर में जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं, और उन्होंने नेटिव वर्कर्स से ज़्यादा बेहतरीन काम करके दिया है। और ये बोला जा रहा है कि आज देखोगे फॉर एग्जांपल सिलिकॉन वैली की बात होती है, सिलिकॉन वैली टेक वर्कर्स के लिए एक सबसे बड़ा हब है पूरे दुनिया में, और 71% सिलिकॉन वैली के अंदर जो टेक वर्कर्स हैं दोस्तों वो बाहर के, विदेश के लोग काम कर रहे हैं। स्पेशली भारत से बहुत सारे लोग जा रहे हैं सिलिकॉन वैली काम करने के लिए। तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि यूएसए का डिपेंडेंस H1B वीज़ा के तौर पे बाहर के वर्कर्स के ऊपर में बहुत ज़्यादा है। अगर रिस्ट्रिक्शन लगी तो दिक्कत इनको ही होगी, क्योंकि आज बड़े बड़े सेक्टर्स हो गए, AI, सेमीकंडक्टर, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इसमें यहाँ पर यूएसए अगर ग्रो करना चाहता है तो ये जो H1B वीज़ा है इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना इनका सही स्टेप नहीं होगा। नाउ अब ये क्वेश्चन आता है कि भारत का पोजीशन क्या है। देखिए इंडिया आज तक ब्रेन ड्रेन वाली कैटेगरी में है, ये सही कह सकते हैं हम। ब्रेन ड्रेन क्या है? इंडिया से लोग यहाँ पर निकल गए, निकलने के बाद में बाहर विदेश में चले गए काम करने के लिए, धीरे धीरे करके वहीं पे सेटल हो गए, अब उस देश की इकॉनमी को ग्रो करने में लगे हुए हैं। तो इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, टैलेंट अपने देश से बाहर निकल जाना। अब इंडिया को क्या करना होगा? हमें ब्रेन सर्कुलेशन पे काम करना होगा। ब्रेन सर्कुलेशन समझ रहे हैं? ब्रेन ड्रेन तो नया कॉन्सेप्ट, पुराना कॉन्सेप्ट है, सब जानते हैं। ब्रेन सर्कुलेशन क्या है? सवाल बन सकता है, देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर। ब्रेन सर्कुलेशन मतलब अब बाहर से वो व्यक्ति वापस आ रहा है, वो इंडिया अपने घर वापस आ रहा है, अपने टैलेंट को लेकर, एक्सपर्टीज को गेन कर कर, बड़ा नेटवर्क गेन करके अब वो हमारे लिए कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये मौका है अब भारत के पास में, हमें इंडिया के स्किल्ड माइग्रेशन को इवॉल्व करना होगा। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे ब्रेन सर्कुलेशन समझ में आ गया, यानी ब्रेन ड्रेन टैलेंट जाना, ब्रेन सर्कुलेशन वापस से आ जाना अपने देश के अंदर में। ठीक है, तो बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के प्रोफेशनल्स, कैपिटल, एक्सपर्टीज, नेटवर्क्स, इनके सबके साथ में यहाँ पर रिटर्न हो सकते हैं, लेकिन क्या हम उनको वही सुविधा दे पाएंगे? क्या वो फैसिलिटीज़ दे पाएंगे? इस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। आज बड़ी बड़ी यहाँ पर आप देख पाएंगे पर्सनालिटीज़ हैं जो यूएसए के अंदर वेरियस बिगेस्ट कंपनीज़ के अंदर में CEO या बड़ी पोजीशंस पर हैं, बट भारत में कुछ हर्डल्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे क्वालिटी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस नहीं है, इसकी कमी होना, हम आज के समय पर इनोवेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, ये होना, ये कुछ दिक्कतें हैं। तो आज हमारे लिए यहीं पे सीख आ जाती है, लेसन्स आ जाते हैं इस दुनिया भर के टैलेंट हब के साथ में। अब लेसन्स क्या आते हैं सुनिएगा दोस्तों। कनाडा यूएसए वाली गलती नहीं कर रहा है। यूएसए H1B वीज़ा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, लेकिन कनाडा कह रहा है कि हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें स्किल्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, टेक फर्म्स की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ यूएसए के लिए एक वार्निंग हो सकती है कि यूएसए कहीं ना कहीं जॉब पे रिस्ट्रिक्शन लगा तो रहा है, लेकिन दिक्कत हो सकती है। कनाडा सही कर रहा है,
राइटर कहते हैं यहीं से इंडिया को इंस्पिरेशन लेना चाहिए। आज हम अपने टैलेंट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों ना हम टैलेंट को इंपोर्ट करें, क्यों ना जैसे दूसरी कंट्रीज आज के समय पर कर पा रही हैं वैसा करें। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया भर में टॉप ग्लोबल टैलेंट है, उसको इंडिया बुलाया जाए। उसके लिए क्या करना होगा, इंडिया को कुछ चैलेंजेस पे फोकस करना होगा। नाउ नंबर 1 चैलेंज इज स्ट्रक्चरल चैलेंज। जो हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, हमारे पास में वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आज हम वेरियस बड़े कॉन्सर्ट भी नहीं करवा पा रहे हैं। आप सुनिए, कॉन्सर्ट करने के लिए जो बड़े सिंगर्स बाहर से आ रहे हैं वो अपने साथ में बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लेकर आ रहे हैं ताकि कॉन्सर्ट को बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकें। सुधारना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, नो डाउट इशू है, ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के तौर पे लेना होगा। बिजनेस करना आसान बनाना होगा ताकि बाहर से कंपनी आए उसको तकलीफ ना हो, अगर तकलीफ हुई तो वो बाहर निकल जाएगा वापस से। ठीक है, रिसर्च के ऊपर में काम करना जरूरी है ताकि तभी जाकर हम लोग क्या कर पाएंगे, इनोवेशन सेक्टर में कुछ गेन कर पाएंगे। इसके लिए यहाँ पे इंडिया को कुछ रिकमेंडेशन शेयर करते हैं राइटर। पहला रिकमेंडेशन यहाँ पर क्या है सुनिएगा, इनोवेशन हब बनाइए, नए नए इनोवेशन क्रिएट कीजिए, टैक्स में छूट दीजिए क्योंकि टैक्स का स्ट्रक्चर आज भारत में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सुधारना होगा। रिसर्च के ऊपर फोकस करना होगा और सक्सेसफुल एग्जाम्पल इंडिया स्टैक हो सकता है, यूपीआई हो सकता है जो दुनिया भर ने अपनाया। ठीक है, कुछ इस तरीके के इनिशिएटिव नए लेने होंगे। ठीक है, उसके अलावा दूसरा यहाँ पे कदम हो सकता है स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम। हमें दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स को अट्रैक्ट करना होगा ताकि वो भारत आए, बिजनेस कर सकें। इसके लिए नए प्रकार के वीज़ा अनाउंस करे जा सकते हैं, स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम चला सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, इनोवेशंस होंगे। और कोई बाहर का व्यक्ति मान लो इस वीज़ा के तहत आता है भारत में बिजनेस करने के लिए, तो उसे सपोर्टिव एनवायरनमेंट दीजिए, फंडिंग का एक्सेस दीजिए, उसका जो राइट्स उसकी प्रोटेक्शन दीजिए। ये सब करने से यहाँ पर वो रिटेन हो पाएगा, लंबे समय तक रुक पाएगा, फिर आगे दूसरे को भी लेकर आएगा। ठीक है, इससे यहाँ पे हमें और क्या करना होगा, लेबर मार्केट को मॉडर्नाइज करना होगा, वीज़ा पॉलिसीज में चेंजेस करने होंगे, जॉइंट रिसर्च फंडिंग पे काम करना होगा, पेटेंट एप्लीकेशंस को यहाँ पर एक्सप्लोर करना होगा ताकि लोगों को सपोर्ट दे सके, उन्होंने जो नया डिस्कवर किया है उसको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकें। ऐसा ना हो वो आराम से कॉपी हो जाए, वो व्यक्ति निराश हो जाए, बिजनेस बंद करके चला जाए। तो चैलेंजेस होंगे, लेकिन हमें उन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा क्योंकि आज हम लोग एक ह्यूमंगस कंट्री के कैटेगरी में आते तो हैं, चाहे वो यूएस हो चाइना हो, हमारी टक्कर की बात होती तो है, बट हम टक्कर दे नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हैं? चलिए आगे आते हैं। फिर बात आती है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की, जैसे कि ये टॉपिक जो हमने पूरा डिस्कस किया है ये आपके एग्जाम में कहाँ हेल्प करेगा। ये यूपीएससी के लिए जीएस पेपर नंबर 2 में हेल्प करेगा। जीएस पेपर नंबर 2 में इंडिया यूएस रिलेशंस हो गया, इमिग्रेशन पॉलिसी का टॉपिक हो गया, इस सिलेबस में मेंशन्ड है, ग्लोबल वर्कफोर्स ट्रेंड सिलेबस का हिस्सा है। जीएस पेपर नंबर 3 के अंदर में इनोवेशन, स्टार्टअप, लेबर मार्केट रिफॉर्म आपके सिलेबस का हिस्सा है। नाउ ऐसे पेपर के अंदर में कुछ थीम आ सकती हैं, ग्लोबलाइजेशन पे, टैलेंट माइग्रेशन पे आता है, टैलेंट माइग्रेशन पे थीम ऑलरेडी। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी हो गया, तो इस पर आप आराम से ये डेटा लिख सकते हैं। यूजेज भी बता दिया मैंने आपको, यूज़ कहाँ पे होगा ये पर्टिकुलर आर्टिकल। नाउ अब यूज़ करना सीख जाइए, इसके लिए मेंस क्वेश्चन दे रहा हूँ, चाहो तो आप अटेम्प्ट कर लेना। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ब्रेन ड्रेन तो हम बहुत पढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है ब्रेन सर्कुलेशन के बारे में, नया कॉन्सेप्ट, तो सवाल बनने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ब्रेन सर्कुलेशन तेजी से पुराने वाले कॉन्सेप्ट यानी ब्रेन ड्रेन को रिप्लेस कर रहा है। तो ज़रा एनालाइज कीजिए कि ये जो ब्रेन सर्कुलेशन है, इसका शिफ्ट, इसका जो रेलिवेंस है इंडिया के इनोवेशन और डेवलपमेंट के लिए, वो क्या हो सकता है। 250 शब्दों में लिखना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक बार हिंदी में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। लिखना कैसे, आइए इसका अप्रोच शेयर करता हूँ। पहले जब आंसर स्ट्रक्चर शुरू करेंगे तो इंट्रोडक्शन शुरू करना है, कोई कोड डाल सकते हैं टैलेंट माइग्रेशन को लेकर, तो कोड डाल दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर पहले ब्रेन ड्रेन और साथ ही साथ में ब्रेन सर्कुलेशन के बीच का फ़र्क क्या है 2 लाइनों में वो समझा दीजिए। देन उसके बाद में आप नया स्ट्रक्चर शुरू कीजिए क्योंकि अब राइटर समझ गया है, सॉरी एग्जामिनर समझ गया है कि आपको ब्रेन ड्रेन और ब्रेन सर्कुलेशन दोनों पता है, क्योंकि आपको आर्टिकल में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई यहाँ पर ब्रेन सर्कुलेशन नया कॉन्सेप्ट है, ब्रेन ड्रेन पुराना है, तो आपको पता होना चाहिए, आपने यहीं पे बता दिया। अब किस तरीके से ट्रांजिशन है, अब बॉडी में यहाँ पे लिखेंगे किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है ना, कैसे यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ है रिटर्निंग प्रोफेशनल्स के लिए होम कंट्री में वो बढ़ सकती हैं या हम लोग बढ़ा सकते हैं, इंडिया के लिए क्या रेलिवेंसी है इसका, हम कौन कौन से सेक्टर में, आईटी सेक्टर, फिनटेक सेक्टर में काम कर सकते हैं, हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा है, वो रिटर्न होगा तो हमको कितने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, लास्ट में इसमें चैलेंजेस क्या क्या सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप वगैरह जो मैंने आपको पढ़ाया था, फिर एट द लास्ट यहाँ पर वे फॉरवर्ड लिखना और लास्ट में अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो इस तरीके से 250 शब्दों में इस आंसर का पूरा स्ट्रक्चर तैयार होगा। ठीक है, ये कंक्लूजन आ जाएगा कि भाई यहाँ पर इस तरीके से हम ये कर सकते हैं, वापस से लोगों को बुला सकते हैं। ठीक, आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। अटेम्प्ट कीजिएगा, मज़ा आएगा, आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा है तो कुछ फालतू तो कर नहीं रहे हैं। चलिए
अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आते हैं। अगला जो एडिटोरियल है यहाँ पर, ये दो राइटर हैं, इन्होंने मिलकर यहाँ पर इस एडिटोरियल को लिखा है और ये बात करती हैं चाइल्ड मैरिज लॉज के बारे में। मामला क्या है ज़रा सुनिएगा दोस्तों। यहाँ पे आज हम बाल विवाह किसको कहते हैं? जब कम उम्र में शादी कर दी जाए, बाल अवस्था की उम्र में। अब बाल अवस्था क्या है? बेसिकली 18 साल से कोई कम उम्र का बच्चा है तो वो चाइल्ड कहलाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन जब चाइल्ड मैरिज बात करते हैं, शादी की लीगल एज है लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी। भारत में वो लीगल एज क्या है? लड़की के लिए यहाँ पर है 18 लीगल एज और लड़के के लिए यहाँ पर है 21। सभी को पता है 21 से कम उम्र में लड़के की शादी होगी या लड़की की शादी 18 से कम उम्र में होगी तो बेसिकली वो बाल विवाह चाइल्ड मैरिज कहलाएगा, जो प्रोहिबिटेड है इंडिया में, ठीक है, जो बैन है। आप चाइल्ड मैरिज नहीं कर सकते। फोर्सफुली चाइल्ड मैरिज होती भी है दोस्तों, ज़बरदस्ती यहाँ पे बाल विवाह करवा दिया जाता है। और जब ज़बरदस्ती बाल विवाह करवा दिया जाता है तो इसमें एक प्रोविज़न है एनलमेंट का। सुनिएगा अब, एनलमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है डाइवोर्स, ठीक है, सीधा तलाक लेना, और एक होता है यहाँ पर एनलमेंट। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है ये देखिए। डाइवोर्स क्या है कि भाई यहाँ पर दो व्यक्ति थे, दोनों के बीच में शादी हुई थी, अब यहाँ पर वो शादी को वो चाहते हैं ख़त्म करना, कोई आपसी विवाद होगा जिस वजह से वो चाहते हैं कि भाई हम ख़त्म करना चाहते हैं और हम अब लेना चाहते हैं तलाक, ठीक है, यानी कि डाइवोर्स लेना चाहते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है डाइवोर्स में वो एक समय पर उसको शादी की मान्यता मिली थी, दो लोग शादी के बंधन में थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई विवाद की वजह से उन्होंने डाइवोर्स लिया, तलाक ले लिया। लेकिन एनलमेंट कब होता है? एनलमेंट बेसिकली लिया जाता है कि इसमें जो दो व्यक्ति साथ में रह रहे हैं वो शादी लीगल थी ही नहीं, बेसिकली वो शादी को मानते ही नहीं है। यहाँ पे आप देख पाओगे डाइवोर्स में क्या होता है, वो शादी का बंधन था, शादी करने के बाद में दो कपल साथ में थे, बाद में तलाक हुआ। एनलमेंट में उसको शादी का रिकग्निशन दिया ही नहीं जाता है कि वो विवाह हुआ ही नहीं था, साथ में रह रहे थे। अब एनलमेंट यानी कि रद्द करवाना चाहते हैं वो शादी को, तो रद्द करवा सकते हैं, एनलमेंट करवा सकते हैं, बट उसे मैरिज का रिकग्निशन नहीं मिला था। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डाइवोर्स एंड द एनलमेंट, ठीक है। अब ऐसी चाइल्ड मैरिज में भी होता है, बाल विवाह शुरुआत में कर दिया जाता है, ज़बरदस्ती यहाँ पर बच्चों की शादी कर दी जाती है। फिर जैसे ही वो मैच्योरिटी वाली एज में आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे बोला जा रहा है कि एक मैच्योरिटी वाली एज होती है, एक मैच्योरिटी वाली एज होती है। मैच्योरिटी वाली एज क्या है? अब फॉर एग्जाम्पल गर्ल की यहाँ पर एज 18 होनी चाहिए और बॉय की एज यहाँ पर 21 होनी चाहिए। अब गर्ल की एज यहाँ पे मान लो 18 से कम उम्र में 15 साल में शादी कर दी, अब वो लड़की 18 साल की हुई। अब 18 के बाद में यहाँ पर उसको एक्स्ट्रा 2 साल मिलते हैं और लड़के को भी एक्स्ट्रा 2 साल मिलते हैं। तो लड़के को एक्स्ट्रा 2 साल मतलब 23 तक और लड़की को 2 साल एक्स्ट्रा मतलब 20 तक, ठीक है। ये जो 20 और 23 इस उम्र तक आते आते वो अपनी शादी को एनल डिक्लेयर करवा सकते हैं, यानी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं जाके। मतलब जो बाल विवाह हुआ था, ज़बरदस्ती शादी हुई थी, तो शादी की अवस्था में यानी कि जब वो 18 की हो गई है, 18 के होने के बाद में 2 साल के अंदर अंदर, लड़का भी 21 का होने के बाद 2 साल के अंदर अंदर, ठीक है। जो ये 2 साल के अंदर अंदर है ये ध्यान में रखेगा, 2 साल के अंदर अंदर उसको 23 साल तक और लड़की को 20 साल तक, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर में वो शादी को एनल करवा सकते हैं, यानी रद्द करवा सकते हैं। समझ गए? लेकिन यहीं पे राइटर ने एक्सप्लेन किया है कि ये एज में ज़्यादा डिफरेंशिएशन है, एज में हम ज़्यादा इक्वालिटी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पर बात उठाई जा रही है। क्योंकि हमारे पास में एक एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। अब इस एक्ट के अंदर में एनलमेंट के राइट्स दिए गए हैं, आप अपनी शादी को रद्द करवा सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो बाल विवाह हुआ था, आप थोड़े बड़े हो गए तो आपको लगा यहाँ पर यह तो शादी हमने मानी नहीं थी, तो यहाँ पे हम इसको रद्द करवा रहे हैं, प्रोविजन है आपके पास में। लेकिन डिबेट यहाँ पर छिड़ती है सर बहुत बड़ी। डिबेट क्या छिड़ती है? डिबेट ये छिड़ती है कि लड़की की उम्र 18 साल से कम हो गई, लड़के की उम्र 21 साल, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, सो डोंट वरी, अब इसमें यहाँ पर ज़्यादा घुसने की कोशिश मत करना। इसमें एनलमेंट कब हो सकता है? बाल विवाह में एनलमेंट कब हो सकता है? ध्यान रखना, जब लड़की लड़का मेजोरिटी की एज को अटेम्प्ट कर ले, मेजोरिटी एज को पाने के बाद में 2 साल के अंदर अंदर एनल घोषित करवा सकता है। यानी वही जैसे मैंने आपको बताया, लड़की 18 में यहाँ पर उसकी मेजोरिटी वाली जो अटेनमेंट है वो हो गई, फिर 2 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे 20 साल, लड़के को 2 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे 23 साल। तो यहाँ पर 2-2 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। उन 2 साल के अंदर अंदर इनको एनलमेंट पिटीशन फाइल करना होगा। अगर ये शादी को नहीं मानते हैं, शादी का टैग उसको नहीं दिया गया था, वो शादी साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो एनलमेंट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन वो 2 साल के अंदर अंदर फाइल करना होगा अपनी मेजोरिटी वाली एज को अटेन करने के बाद। मेजोरिटी एज वही 18 और 21, समझ गए ना ये कॉन्सेप्ट? तो एनलमेंट पिटीशन फाइल करना होगा, ये बात बोल रहे हैं। अब सुनिएगा, राइटर कहते हैं यहां पर जेंडर डिफरेंशिएशन है। सर जेंडर डिफरेंशिएशन है क्या? लड़की को समय कम मिल रहा है, लड़के को ज़्यादा मिल रहा है।
क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर लीगल एज लड़की के लिए 21 है, लड़की के लिए 18 है और लड़के के लिए 21 है। उसको फिर एक्स्ट्रा 2 साल 23 साल तक मिल जाएगा, लड़की को एक्स्ट्रा 2 साल केवल 20 साल मिलेंगे। तो ओवरऑल भी अगर हम देखें तो उसको यहाँ पर कुछ ही समय मिल पा रहा है। लड़के के पास में एक तो 18 से सीधा 21, फिर 21 से 23, ये साल बहुत ज़्यादा मिल रहा है, टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है। तो ये टाइम पीरियड लड़की को क्यों नहीं दिया गया, ये बात यहाँ पर राइटर ने एक्सप्लेन की है। राइटर इसको लेकर यहाँ पर एक डिबेट में फंसी हुई है। अब इनका क्या कहना है, इंडियन लॉज जैसे मैंने आपको बताया कि 18 साल चुन तो लिया है, ठीक है, अब ठीक है, लेकिन हमारे पास में कुछ लॉज हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लॉ लेकर आया गया, उसमें यहाँ पर यह मांग की गई कि लड़की की उम्र भी बढ़ाकर 21 कर दो। लड़के की तो 21 है, लड़की की भी 21 कर दो, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर लड़की की भी उम्र 21 कर देते हैं तो इसके खिलाफ है, राइटर कहती हैं ये सही नहीं होगा। इससे उस लड़की के जो राइट्स हैं, जो हक हैं, वो छीन लिए जाएंगे। क्योंकि जो 21 वाली एज हो जाएगी दोस्तों, याद रखिएगा, यह यहां पर फिर एक मैच्योरिटी वाली एज हो जाएगी। और 21 तक यहां पर जाना, क्योंकि 18 से आप मान लो आज 18 के हो जाते हो तो उसके बाद आपको वोटिंग राइट मिलता है ना, आपको डिसीजन लेने की यहां पर पावर्स मिलती हैं, प्राइवेसी, लिबर्टी, बहुत सारे राइट्स मिलते हैं। तो 18 से 21 तक यहां पर ठीक है, बहुत सारे राइट्स हैं उस लड़की के पास में। अब राइटर का कहना क्या है सुनिएगा, कि 18 से कम उम्र में अगर वो लड़की शादी कर लेती है, मान लो उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली, क्योंकि आज बहुत सारे चाइल्ड मैरिज के केस ऐसे हैं जो सेल्फ इनिशिएटेड हैं, खुद यहाँ पे कह सकते हैं लव मैरिज के केस में हुए हैं, जहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो अपोज कर रहे थे और वो बच्चे ही हैं, अभी बाल अवस्था में ही हैं, तो क्या हुआ, उन्होंने शादी कर ली खुद से। तो 49.4% चाइल्ड मैरिज ऐसे ही सेल्फ इनिशिएटेड थी दोस्तों, ये डेटा कहता है, एक स्टडी कहती है। तो कहने का मतलब है क्योंकि उस पर्टिकुलर एज के अंदर में उसके पास में राइट था, ठीक है। तो अगर यहां पे लड़की की एज 21 कर देंगे तो 21 करने के बाद में, क्योंकि जैसे जैसे एज लिमिट बढ़ जाती है ना, आप समझ जाना, खुद की चॉइस और खुद के रिलेशनशिप के बेसिस पे फिर चीज़ों को थोड़ा क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। तो राइटर का यही कहना है कि अगर एज लिमिट बढ़ा देंगे तो इससे जो वेमेन की चॉइस है, ठीक है, उसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा। और अगर एज यहां पर 18 है शादी की, ठीक है, लेकिन हम इस पर कुछ ऑल्टरनेटिव स्टेप ले सकते हैं। हाँ, 18 से कम उम्र में वो बाल विवाही कहलाएगा, ठीक है, ये भी यहाँ पर याद रखना है हमें। ऐसा नहीं है 18 से कम करने की बात कर रहे हैं, 18 उम्र है, ठीक है, इसको ना 21 करो ना इससे कम करो, ये राइटर का कहना है। अब 21 क्यों नहीं करना, क्योंकि अगर वो 21 कर देते हैं तो वेमेन की हायर एज लिमिट, अब मान लो एज लिमिट हायर है, उस समय पर खुद की पसंद से शादी करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, ये यहाँ पर राइटर का कहना है। खुद की चॉइस के ऊपर दबाव डाल दिया जाएगा, ये राइटर का कहना है। अभी क्या है, 18 से 21 तक के बीच में राइट्स मिलते हैं, तो खुद यहाँ पर शादी कर लेते हैं अपनी चॉइस, अपने रिलेशनशिप के हिसाब से, तो वो शादी को मान्यता मिल जाती है, समझ रहे हैं। तो ये इनका कहना है। फिर राइटर ने एक्सप्लेन किया कि इसके ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। ऑल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, कि मान लो कि 18 से उम्र बढ़ाकर 21 जो करने की बात हुई आप नहीं करते, इससे अच्छा यह है कि उन बच्चों को एजुकेशन दिया जाए, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए। 18 साल तक तो कम से कम फ्री कंपलसरी एजुकेशन मिले, ताकि वो अच्छे डिसीजन लाइफ के खुद ले सकें। सोशल सिक्योरिटी स्कीम के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं यंग वेमेन को, ठीक है, बैरियर फ्री एक्सेस प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है, यानी कि फ्री एक्सेस दो हेल्थ केयर को लेकर, कॉन्ट्रासेप्शन को लेकर। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, द एक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म है कॉन्ट्रासेप्शन, ये यूज़ किया जाता है, तो इसको लेकर एक्सेस प्रोवाइड करवाना। सेक्सुअलिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ताकि यहाँ पर अर्ली प्रेगनेंसी से यहाँ पर एक गर्ल को बचाया जा सके, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी मतलब बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ उस बच्ची के लिए भी, और जो यहाँ पर जिस बच्चे को वो जन्म देगी उस बच्चे के लिए भी। तो इसको लेकर यहाँ पे हमें ज़्यादा काम करना होगा, इसको लेकर अवेयरनेस फैलानी होगी लोगों में, ताकि ऑटोमेटिकली डिसीजन सही तरीके से ले सकें, समझ रहे हैं, ये राइटर का कहना है। तो 21 करने की बात हो रही है, आपने बिल पास किया, कुछ कर नहीं पाए, बिल यहाँ पर ऐसी फेल हो गया, फिर इससे अच्छा यह है कि आप ऑल्टरनेटिव स्टेप को लीजिए। और जो एनरोलमेंट का प्रोसीजर है, इसको रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। एनरोलमेंट मैंने आपको बता दिया है ना। तो यहां पर कहना है कि जो दोनों जेंडर्स है, दोनों जेंडर की जो एज है वो यूनिफॉर्म कर दो, 18 कर दो। आपने अभी लड़की के लिए 18 मिनिमम एज कर रखी है, लड़के के लिए मिनिमम एज 21 कर रखी है, तो इस मिनिमम एज को, इस लीगल मिनिमम एज को बढ़ा दो ना, मतलब इस तरीके से कर दो कि दोनों का यूनिफॉर्म हो जाए, 18 कर दो, 18 18 दोनों के लिए।
अब मान लो 18-18 दोनों की कर दी और कम उम्र में शादी कर दी गई थी, अब वो चाहते हैं उस शादी को एनल करवाना, यानी कि रद्द करवाना, तो उनके पास में थोड़ा टाइम भी दे दो। जैसे अभी 2-2 साल का टाइम मिलता है ना, मैच्योरिटी वाली जो एज है, यानी लड़की 18 की हो जाएगी, लड़का 21 का हो जाएगा, और उसके बाद में उनको 2-2 साल मिलते हैं कि भाई वो इन 2-2 साल में शादी को रद्द करवा सकते हैं। तो ये पहली बात तो उम्र को बराबर कर दो, 18-18 कर दो, और उसके बाद में जो ये एनलमेंट का समय है ये 2 साल से बढ़ाकर 3, 4 या 5 साल कर दिया जाए, थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाएगा सोच विचार के लिए। समझ रहे हैं, एनलमेंट के प्रोविजन इस तरीके से अपनाए जा सकते हैं। इससे जो चीज़ें होंगी वो जेंडर न्यूट्रल होगी, क्योंकि इस समय यहाँ पर कह सकते हैं बॉय के पक्ष में चली जा रही है ना, ऐसा यहाँ पर राइटर का कहना है। तो अगर जेंडर इक्वालिटी को ध्यान में रखना चाहते हैं तो ये कुछ स्टेप्स उठाने होंगे, जहाँ पर वेमेन ऑटोनॉमी का भी ध्यान रखा जा सकेगा, क्योंकि एनलमेंट पीरियड बढ़ जाएगा तो महिला कहीं ना कहीं यहाँ पर चाइल्ड मैरिज में नहीं फंसी रहेगी कि भाई उसके पास में टाइमलाइन नहीं था इसलिए ज़ोर से शादी करवा दी गई थी, अब उसके पास में एनरोलमेंट का टाइम पीरियड बढ़ गया है तो टाइम बहुत है उसके पास में, तो आराम से वो क्या कर सकती है, शादी को रद्द भी करवा सकती है। ठीक है, फिर इससे यहाँ पर राइटर का कहना है यहाँ पर एक और हम काम कर सकते हैं, ध्यान रखना होगा। इससे क्या हो रहा है, जुडिशरी के ऊपर में ओवरबर्डन होता है। कई बार ना कुछ ऐसी शादियां होती हैं जो यहाँ पे लड़का और लड़की दोनों की आपस में रजामंदी से शादी हुई है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं पेरेंट्स अपोज होंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो शादी है वो क्रिमिनलाइज हो चुकी है। दोनों एक के पेरेंट्स एक दूसरे के अगेंस्ट में यहाँ पर मामला चला रहे हैं। अब वो मान लो शादी कंसेंशुअल है, तो ऐसे केस अगर कोर्ट में चल रहे हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए, ये यहाँ पर राइटर का कहना है। उसके अलावा जो मैरिज लॉज के ऊपर में आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, उन लॉज को रिस्ट्रिक्ट करने से अच्छा यह है आप अच्छा हेल्थ केयर एक्सेस दीजिए, है ना। प्रेगनेंसी को लेकर ज़्यादा अवेयरनेस यहाँ पे महिलाओं को देनी होगी, ये हम काम कर सकते हैं। लास्ट में इनका वे फॉरवर्ड है और कुछ रिकमेंडेशंस हैं। रिकमेंडेशन वही है यार, सेम चीज़ है, वही जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई 3 to 5 ईयर्स एनरोलमेंट पिटीशन बढ़ा दीजिए, ये क्लैरिफिकेशन कर दिया, एजुकेशन इंप्रूव कर दीजिए, सेम सिमिलर चीज़ें, कुछ अलग से चीज़ नहीं है। लास्ट में एक मेंस का क्वेश्चन है, चाहो तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, शुड द लीगल एज ऑफ मैरिज बी इंक्रीज टू 21 ईयर्स फॉर बोथ मैन एंड वेमेन, क्रिटिकली एग्जामिन इन लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स एंड द सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। देखो इसका आंसर चाहो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज में दे सकते हैं, आप कितना सहमत राइटर से बता सकते हैं। थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, क्या जो लीगल एज ऑफ मैरिज है, शादी की जो लीगल एज है, उसको बढ़ाकर 21 कर देनी चाहिए महिला और पुरुष दोनों के लिए? अगर कर देनी चाहिए तो यहां पर इस आधार पर आपने बताना होगा कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और कौन कौन से सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स यहां पर इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो इसके साथ में आप बता सकते हैं अप्रोच क्या है। इसका आंसर आप किस तरीके से दे पाएंगे? सबसे पहली चीज़ आप एग्जिस्टिंग लॉज के बारे में मेंशन कर सकते हैं, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए यहाँ पर जो हमारे पास में लॉज हैं वो मेंशन कर सकते हैं। शादी को जब शादी की उम्र बढ़ाने की जब बात हो रही है तो उसमें यहाँ पे कुछ आर्गूमेंट्स इसके फॉर में हो सकते हैं, कुछ अगेंस्ट में हो सकते हैं, दोनों बता सकते हैं। अगर आप शादी की उम्र नहीं बढ़ाना चाहते तो इसके कुछ ऑल्टरनेटिव मेजर्स वो मेंशन कर सकते हैं, चाइल्ड मैरिज को कैसे रोका जा सके। समझ रहे हैं? तो वो एक्सप्लेन किया गया है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर में। चलिए अगले इंपॉर्टेंट एडिटोरियल की तरफ आते हैं, और आज का यहाँ पर इंपॉर्टेंट आखिरी आर्टिकल भी हमारा रहने वाला है, जहाँ पे डिस्कशन हो रहा है बजट पाइपलाइन के बारे में। द बजट पाइपलाइन एंड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एम्बिशंस, एडिटोरियल एनालिसिस। चलिए बात करते हैं राइटर ने क्या फोकस किया है। देखिए हर साल बजट आता है, इस साल भी आएगा 1 फरवरी को। इस बजट में अलग अलग मंत्रालय के लिए पैसा अनाउंस किया जाता है, इस मंत्रालय को इतना दिया जाएगा, डिफेंस सेक्टर में इतना खर्चा जाएगा, एजुकेशन में इतना खर्च जाएगा, वगैरह वगैरह, इतना खर्चा जाएगा, ये दिया जाता है हर साल, इस बार भी आएगा। तो बताया जाता है, राइटर ने यह बोला है कि हमारा इसमें एक और मंत्रालय है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। सर उस मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो हमारे बाहर के इंटरनेशनल रिलेशंस से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को देखने का काम करता है। इसको लीड कर रहे हैं एस जयशंकर साहब। तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के लिए बजट तो कुछ ज़्यादा देखा ही नहीं, क्योंकि 2017 से 2023 के बीच में केवल 4% से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का बजट आपने बढ़ाया है। ठीक है, तो पिछले साल या थोड़ा बहुत स्पाइक हुआ था, अदरवाइज स्पाइक नहीं हुआ है। यानी कि भारत का जो टोटल बजट है, उस टोटल बजट का केवल और केवल 0.4% हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को दे रहे हैं, विच इज वेरी लो। जबकि यहां पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने खुद यहां पर रिकमेंडेशन दिया है कि भाई कम से कम आपका जो टोटल बजट है उसका कम से कम एटलीस्ट 1% तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को देना चाहिए ना। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अभी आप 1% क्या, आप 0.5% भी नहीं दे रहे हैं, 0.4% के आसपास आपने टोटल बजट में से थोड़ा सा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के लिए दे रखा है। अब राइटर बोलते हैं आखिरकार हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के लिए बजट चाहिए क्यों?
कारण क्या है? कारण इसलिए है दोस्तों क्योंकि इंडिया का रिप्रेजेंटेशन ग्लोबल लेवल पर आज मैटर करता है। आज हम लोग यहां पर ग्लोबल साउथ के वन ऑफ द लीडर के तौर पर देखे जाते हैं। क्वाड ग्रुप के लीडर हैं, आसियान के लीडर हैं, ऐसी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर भारत में है। तो हम लोग, हमारे पास में एक अच्छा बजट होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के पास में या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, ताकि किसी देश के साथ में पार्टनरशिप करनी हो तो सोच विचार ना करना हो, आराम से हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके, फाइनेंशियल स्टेब्लिशमेंट कर सकें। ठीक है, तो पहला कारण तो यह है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को बजट चाहिए। दूसरा रीजन है यहां पर आपके सामने, वो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। आज इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए चलता है, यानी आसपास के हमारे पड़ोसी देश, जिसमें चाहे इंडिया हो, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ये सब पड़ोसी देश हमारे, म्यांमार हो, समझ रहे हैं। अब इसमें पाकिस्तान को हटा दें तो इंडिया का जो एंगेजमेंट है वो बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, इनके सबके साथ में है। बांग्लादेश के साथ में यहाँ पर इस समय पर कम है। तो जितने भी देशों के साथ में एंगेजमेंट है, ये किस चीज़ पर है? फाइनेंशियल सपोर्ट पर। ये सब कंट्रीज हमसे एक्सपेक्ट करती हैं फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। श्रीलंका को हमने फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, बड़े लेवल पर किया है, इसलिए यहाँ पर आज श्रीलंका इंडिया का जो एक वैल्यू है वो समझता है। मालदीव्स एक समय पर कूद रहा था, बट मालदीव्स को ही पता चला इंडिया का इंपॉर्टेंस क्या है, तो भारत ने भी फाइनेंशियल सपोर्ट मालदीव्स को भी बड़े लेवल पर प्रोवाइड करवाया है। तो इसके लिए भी यहाँ पे हमें अपने फॉरेन मिनिस्ट्री को ज़्यादा मजबूत करना होगा, उनको बजट प्रोवाइड करवाना होगा। क्योंकि आज चाहे वो अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे वो यहाँ पर चाइना की ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर हो, ये मजबूत है, इसमें अच्छा खासा स्टाफ प्रेजेंट है। हमारे यहाँ पे स्टाफ की भी कमी है, और जो स्टाफ है उनके पास में प्रॉपर बजट नहीं है, क्योंकि हम लोग उसमें भी पैसा कम खर्च कर रहे हैं। ये है रीज़न। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जो बजट है बाहर के मिशंस के लिए, ट्रेनिंग के लिए, कल्चरल डिप्लोमेसी के लिए, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जबकि दूसरे कंट्रीज में एक बड़ा सपोर्ट हमने प्रोवाइड करवाया है, मतलब उन देशों ने प्रोवाइड करवाया है। तो हमें यहाँ पे सीखना चाहिए, समझ रहे हैं। दूसरी चीज राइटर ने बोला है फॉरेन एड एंड इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। इसका मतलब क्या है? धीरे धीरे करके यहाँ पर जो फॉरेन एड है, मतलब जो लोन्स वगैरह हैं, ये आप देखोगे, एक होता है ना फॉरेन एड और एक होता है लोन। देखो, एक होता है ग्रांट एड, ये आपको पता होगा कि भाई हमने सीधा एक दूसरे देश को पैसा दे दिया है, अब उससे वो पैसा वापस नहीं लेंगे, हमने उसको एज अ सपोर्ट के तौर पे फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए पैसा दे दिया। एक होता है यहाँ पे लोन देना, पैसा दिया है उससे वापस लेंगे और ब्याज के साथ वापस लेंगे। तो जो हम पहले एड दिया करते थे ना, वो हमने कम कर दिया है, और लोन्स आज हम ज़्यादा दे रहे हैं। अब सपोर्ट में भूटान यहाँ पे एक बहुत बड़ा कह सकते हैं रिसिपिएंट है, जिसको भारत का सबसे बड़ा एड मिला है। हाइड्रो पावर, एनर्जी, इंटरडिपेंडेंस, इस मामले में बहुत सपोर्ट किया है। बांग्लादेश को भी जो सपोर्ट देते थे वो सपोर्ट पिछले कुछ समय पर कम हो गया है। आज हम लोन ही लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं ज़्यादातर, तो ये ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता है, समझ रहे हैं। पहले हमने बहुत सारा एड प्रोवाइड करवाया था, ये एड प्रोवाइड करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हमारे इस मिनिस्ट्री के पास में ही पैसा नहीं है, उतना बजट नहीं है, तो वो कहाँ से एड प्रोवाइड करवाएंगे। अब एड क्यों प्रोवाइड करवाना है? क्योंकि याद रखना, हमारे पड़ोसी देश में केवल बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव यही नहीं है, चाइना भी है, जो एक सुपर पावर बनने की कैटेगरी में है। चाइना का एक इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आज चाइना BRI इनिशिएटिव के तहत इन देशों को भर भर कर पैसा प्रोवाइड करवाता है और इनसे अपने अकॉर्डिंग काम करवाता है। हमें चाइना के इस एक्सपेंशन को अगर रोकना है तो इंडिया को भी ये काम करना होगा। इंडिया को अलग अलग कंट्रीज में हम यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड करवा सकते हैं, एड प्रोवाइड करवा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं, उससे वो देश यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट करेगा। क्योंकि चाइना लोन देता है, उसमें चाइना की छवि ज़्यादा अच्छी है नहीं। रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि चाइना उसको एज अ डेट ट्रैप में फंसा लेता है, और ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी चाइना की आज दुनिया जानती है कि उसको उधार देके फंसा लो, अब उसको अपने हिसाब से काम करवाओ। तो अगर इंडिया सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पड़ोसी देश कहीं और जाएंगे ही नहीं, इंडिया के पास आएंगे। लेकिन भारत को सपोर्ट तो प्रोवाइड करवाना है ना, उसके लिए हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। आज उसी को हम बजट नहीं दे रहे हैं, जिससे इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के ऊपर कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ सकता है। आज हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ में रिलेशंस कुछ ज़्यादा अच्छे हैं भी नहीं, तो हमें स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान रखना होगा, आसपास के पड़ोसी देशों को स्थिर बनाने पे ध्यान रखना होगा, उनके साथ में लॉन्ग टर्म गेन्स के ऊपर में ध्यान रखना होगा। और इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? अपनी खुद की मिनिस्ट्री को मजबूत करने की ज़रूरत है। याद रखिए, क्योंकि आज ये अंडर फंडेड है, इसको प्रॉपर मात्रा में फंड नहीं मिल पा रहा है, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो चैलेंजेस यही हैं कि सर भाई बजट अच्छा है नहीं, और दूसरा यहाँ पे हम कभी भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को इतनी प्रायोरिटी देते ही नहीं है।
क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे बजट हमने अलग अलग जगह के लिए बात किया है, हम डिफेंस सेक्टर में बजट बढ़ाने की बात करते हैं, हम एजुकेशन में बजट बढ़ाने की बात करते हैं और भी वेरियस सेक्टर में बढ़ाने की बात करते हैं। कभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पे ध्यान दिया है? नहीं दिया है। वहाँ पे भी ध्यान देना होगा, चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वो फॉरेन पॉलिसी को मैनेज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी प्रायोरिटी क्या होती है, जहाँ से सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उस सेक्शंस के ऊपर में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, समझ रहे हैं। फिर यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा फॉरेन एड और लोन्स के ऊपर में, ठीक है भाई, एड भी बढ़ाना होगा, जो हमने एड कम कर दिया है। कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस आज हम लोग फेस कर रहे हैं, उस कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस को यहाँ पे काउंटर करना होगा, और ये सब हो पाएगा जब हम अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को मजबूत करेंगे, क्योंकि भारत का एस्पिरेशन है, भारत का टारगेट है 2047 तक विकसित भारत बनना। इसके लिए आपको फॉरेन पॉलिसी मजबूत करनी होगी, उसके लिए एक सबसे मजबूत मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑटोमेटिकली भारत की फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करने में ज़्यादा ध्यान दे सकेगा। ना चाहो तो आप इसको लेकर एक मेंस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एस्पिरेशंस को एक सपोर्ट मिलता है, मतलब एक सपोर्ट मिलना चाहिए, अच्छे खासा फाइनेंशियल रिसोर्स है, तो डिस्कस कीजिए MEA का जो बजट इशू है वो कैसे भारत का एक इम्पैक्ट डालता है और हमें क्या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, वो राइटर ने यहाँ पर मतलब समझा दिया है, उसी के आधार पर मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर ये जो टॉपिक है इसको बता देता हूँ कहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा। ये टॉपिक GS पेपर नंबर 2 गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट बजट रिएलोकेशन, इन सब में हेल्प करेगा। ऐसे पेपर में भी आपको ये हेल्प कर सकता है। ऐसे में मान लो कोई थीम आ जाए, इंडिया के ग्लोबल एस्पिरेशन और डिप्लोमेटिक कैपेसिटी क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद स्ट्रैटेजिक फॉरेन पॉलिसी करके कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आप आराम से यहाँ पर इन थीम्स के ऊपर में अच्छे खासे मात्रा में चीज़ों को लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक और एडिटोरियल कर लिया है हमने समाप्त। तो ये आर्टिकल्स का एनालिसिस है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, मज़ा आ चुका है, बहुत सारी चीज़ें आज हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर ली हैं, ठीक है। एक आर्टिकल और है डिनोटिफाइड ट्राइब्स वाला, कल डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। ऑलरेडी टाइम ज़्यादा हो चुका है और परेशान मत होइएगा, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मैं टेलीग्राम पे मेंशन कर दूंगा कब मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो क्योंकि आप चाहो तो चेक कर लो। आप सोच रहे होंगे सर डिस्कस कब किया है, यार ये देखो, ये मैं डिस्कशन डिनोटिफाइड ट्राइब्स का कर चुका हूँ। इसको लेकर ऑलरेडी द हिंदू में एक आर्टिकल आज से कुछ दिनों पहले यहाँ पर पब्लिश हुआ था, ठीक। उस समय पर ये हेडिंग मैंने रेड कलर की डाली थी, याद होगा आपको। चलिए, तो ये सेशन दोस्तों हमारा होता है आज का समाप्त। एक आर्टिकल और है जहां पे मेंशन किया जा रहा है इसरो यहां पर अपना 100वां लॉन्च कर रहा है फ्रॉम श्रीहरिकोटा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने आज 29 जनवरी को सुबह 6:23 पे अपना 2250 किलोग्राम का नेविगेशन सैटेलाइट भेजा है GSLV F-15 के माध्यम से। तो ये श्रीहरिकोटा से, श्रीहरिकोटा हमारा लॉन्च पैड है जहां से हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, वहां से 100वां हिस्टोरिक 100th लॉन्च है दोस्तों। यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा जो रॉकेट हमने लॉन्च किया है, ये GSLV F-15 मिशन है, जो क्या करने वाला है, जो बेसिकली यहाँ पर हमारा कह सकते हैं नेविगेशन सैटेलाइट को लेकर जाने वाला है अंतरिक्ष के अंदर में। और यहीं से पहला जो सैटेलाइट है, सबसे पहला सैटेलाइट वो लॉन्च किया गया था। प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी उस समय पर डायरेक्टर हुआ करते थे उस मिशन के, और ये किया गया था अगस्त 1979 में। जो पहला लॉन्च हुआ था वो हमारा स्मॉल लॉन्च व्हीकल का हुआ था, SLV जिसका नाम है SLV 3E10 का यहाँ पर किया गया था अगस्त 1979 में। उस समय पर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी डायरेक्टर हुआ करते थे इस मिशन के। नौ अब आज 2025 में श्रीहरिकोटा से हम 100th लॉन्च कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो है GSLV F-15 मिशन। ध्यान में रखिएगा, इसमें हमने नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।